नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। इन दिनों घरेलू उद्योग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। सरकार भी घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं बुनकर समाज के हालात के बारे में, ख़ास तौर से इस काम में लगी उन महिलाओं के बारे में जिनके दम से घर का चूल्हा रोशन है। आपको बताएंगे बुनकरों के तालीमी, समाजी और आर्थिक हालात के बारे में भी कि किस तरह से ये तबका रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता है। घरेलू उद्योग किसी भी समाज का काफ़ी मजबूत स्तंभ होता है। पेशावराना काम विकास की रफ्तार पकड़े तो सफलता कदम चूमती है। सरकारी योजनाओं के बगैर भी समाज तरक्की की मंजिलों को छूता है। समाजी हालत बदलती है, तालीमी हालत परवान चढ़ती है। लोगों के हाथों में पैसे आते हैं तो जिंदगी की रौनक में भी इजाफा होता है। लेकिन घरेलू उद्योग खस्ताहाल हो तो इस व्यवसाय से लगे लोगों की ज़िंदगी की रफ्तार न सिर्फ ठहर जाती है बल्कि वो तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से भी तंगहाली का दिन काटने पर मजबूर होते हैं। और यही हालत बिहार के बुनकरों की है। दूसरों के जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा तैयार करने वाला ये समाज आज खुद तंगहाली की दुनिया में गोते लगा रहा है। सरकारें इस समाज को मुख्य धारे से जोड़ने का दावा करती रही हैं, लेकिन उनके मसलों को हल करने की तलाश नहीं की जा सकी है। नतीजे के तौर पर इस कारोबार से जुड़े लोग देश के महानगरों में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। जो लोग पलायन कर चुके हैं, हकीकत यही है कि उनका पेट नहीं भरता, तो आज लोग ठेला और रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। शायद उसमें ऑटो चलाने में उनको 300 रुपया रोज़ हो रहा है। और ये किस आदमी को, आप दिल पर ये सोचें, किस आदमी को ये लगेगा कि हम अपने बाल बच्चे के साथ शायद आधी रोटी खाएंगे और बाहर का 5 रोटी खाएंगे, तो वो घर की आधी रोटी शायद उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन लोग मजबूरी में पलायन कर गए हैं। केंद्र सरकार के साथ ही बिहार सरकार बुनकरों के इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाई है। करीब 30 सालों से अपने व्यवसाय की खस्ताहाली से तंग आ चुका ये समाज सरकार के वादों पर एक बार फिर एतबार किया है। दरअसल सूबे में भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और पटना के सिगोड़ी में कपड़ा बुनने का कारोबार आज भी जारी है। लेकिन उस कारोबार में लगे लोग घंटों काम करते हैं, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है, जबकि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग एक दिन में उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यही वजह है कि कारीगर इस व्यवसाय को छोड़ते नजर आते हैं। बुनकरों के नेता इस मसले को गंभीर बताते हुए सरकार से इस व्यवसाय की खस्ताहाली को दूर करने की अपील कर रहे हैं। भागलपुर के बुनकरों को जिंदा रखना है और चाहते हैं कि ये कॉटेज इंडस्ट्री जिंदा रहे, जिससे लाखों लोग अभी भी जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक यार्न मिल की व्यवस्था करें। 2-2 यार्न मिल हैं, इसको चालू कराया जाए, जिससे कि जो है मिल गेट प्राइस पर बुनकरों को सूता प्राप्त मिल सके। यहाँ कभी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और खगड़िया में भी इस व्यवसाय से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन इलाकों में ये व्यवसाय पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। मधुबनी में अभी भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए खादी के सूत को गमछा और लुंगी का शक्ल देते दिखाई दे जाते हैं। उसी तरह सिगोड़ी में भी कपड़ा बुना जा रहा है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में आज भी लाखों लोग इस कारोबार पर निर्भर हैं, लेकिन वहाँ भी कारीगरों की एक जमात इस कारोबार को छोड़ रही है। वजह साफ है, घंटों काम करने पर मेहनताना के तौर पर चंद रुपए उनके हाथों में आते हैं। जाहिर है उन पैसों से ना ही उनकी हालत बदल पाती है और ना ही ये समाज अपने मुकद्दर को रोशन कर पाता है।
पोजीशन हम लोगों का बिल्कुल ख़राब है, जो कि दिल्ली वहाँ जो है बम्बई वगैरह में जो है लोग मजदूर जो काम करता था, यहाँ से तो गेवे किया, वहाँ से भी बंद हो गया। हालांकि सरकारी दावे आज भी बुनकरों को खुशियों का एहसास कराती हैं, लेकिन उनके मसले बदस्तूर कायम है। उधर केंद्र में बनने वाली सरकार ने भी घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की बात की है। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वादों पर अमल करते हुए बुनकरों को बिजली मुहैया करा दी है। जाहिर है बिजली आने से बुनकरों के घरों में एक बार फिर से खुशियां लौटी है। सब्सिडी रेट पर बिजली मिलने से छोटे बुनकर भी अपने व्यवसाय से अच्छी कमाई करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन बाजार उनके हाथों में नहीं है, लिहाजा अपने बनाए हुए कपड़ों की उन्हें मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती है। हमारे यहाँ जो यार्न आता है, चाहे तो दूसरे राज्य से आता है या फिर अदर कंट्री से आता है, अब ट्रांसपोर्टिंग चार्ज के कारण हमारे यहाँ यार्न का दाम इतना ज़्यादा हो जाता है, और बीच में जो महाजन या बिचौलिए जो सूता ला के बेचते हैं वो मुनाफा इतना रखते हैं, चूँकि मिल का रेट हम लोग को पता रहता नहीं है, जिस कारण वो अगर डिमांड हुआ तो 100 रुपये की चीज़ को वो 150 रुपये केजी करके बेच देते हैं, जिस कारण हम लोगों को है ना माल बनाने के बाद उस माल को मार्केट में बेचने के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। खास बात यह है कि सूत की कीमत पर ही कपड़ों की कीमत तय होती है। बुनकरों को बड़े व्यापारियों के हाथों मनमाने रेट पर सूत मिलता है। बुनकर महंगा सूत खरीदकर कपड़ा तैयार करता है, लेकिन उन कपड़ों पर उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल पाता है। लूम की खटखट की आवाज़ों में बुनकरों के ख्वाब भी परवान चढ़ते हैं। वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन बच्चों की तालीम दरमियान में ही दम तोड़ देती है। पैसों की कमी बच्चों के तालीमी सफ़र को आगे नहीं बढ़ा पाती है। लूम की खटखट उनके चूल्हे को रोशन ज़रूर करती है, लेकिन तालीम की रोशनी को टिमटिमाने का मौका मुहैया नहीं करा पाती है। बुनकरों को इस बात का मलाल है कि कभी खुशहाल लोगों की फहरिस्त में शामिल रहने वाला उनका समाज आज कई तरह की मुश्किलों से उलझा हुआ है। हम लोग के पास पूंजी नहीं है, जो कि सारा व्यवहार समेट कर रख दिया है। हम लोग यूँ पड़े हुए हैं, बाल बच्चा जो भी सब परदेश कट रहा है। बिजली की कमी और सरकार की उपेक्षा का शिकार ये तबका आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की जद्दोजहद करता नजर आता है। इन्हीं तंग गलियों में इनकी जिंदगी गुजरती है। तालीमी मामलों से लेकर समाजी मामला भी खस्ताहाली का शिकार है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुनकर समाज के हालात के बारे में। बुनकर कपड़ा तो बुनते हैं, लेकिन उनके हाथों में बाजार नहीं है। सूद का मसला तो है ही, बाजार पर कंट्रोल करने वाले लोग भी उनका मेहनताना मनमाने तरीके से तय करते हैं। जाहिर है घंटों काम करने के बाद भी कमाई के नाम पर उनके हाथों में चंद रुपए ही आ पाते हैं। दुनिया के बड़े बाजारों में रेशम के कपड़ों की धूम है, लेकिन उन रेशम के तानों को बनाने वाला ये तबका बेहद खस्ताहाल है। इन महिलाओं को देखिए, ये कोकुन से रेशम के तानों को तैयार कर रही हैं। घंटों इसी तरह अपने जांघ पर रेशम के तानों को बनाती हैं। पहले रेशम ऐसे ही मामूली लोगों के हाथों से बनता है, तब बाजार में पहुंचकर रौनक बिखेरता है। लेकिन उन तानों को तैयार करने वाले लोगों की हालत क्या है, उनकी ज़बानी सुनिए। 8 घंटे काम करते हैं, बहुत कम कमाई होता है इसमें। कितना पैसा मिल पाता है? 20-25 रुपया कमाते हैं। मरने तो नहीं देंगे बाल बच्चे को, जैसे हो नमक हो पानी हो, जैसे जो 2 टका कमाते हैं उसी में बाल बच्चे भी खिलाते हैं, परवरिश कर रहे हैं। 21वीं सदी में महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहसें हुई हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की सूरत हाल बेहद अफसोसनाक है। ये महिलाएं 7 से 8 घंटे काम करती हैं, लेकिन पैसे नाम के बराबर मिलते हैं। जबकि संविधान में महिलाओं को विशेष सहूलतें मुहैया की गई है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली इन महिलाओं की हालत पर गौर करने वाला कोई नहीं है।
ऐसा ही चलता है, कैसे चलेगा? जैसे ऊपर वाला चलाएगा ऐसे चलेंगे। दुनिया में बनाया गरीब अमीर जैसे चलेगा वैसे चला रहे हैं। बच्चा सब कहाँ पढ़ सकता है? ये 8 रुपया लत्ती देता है, दिन भर में 2 लत्ती 3 लत्ती भरती हैं, जैसे नमक रोटी चलता है। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी कई क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे सेक्टर की है जो असंगठित है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को तो कई तरह की सुविधाएं मैसर हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली इन महिलाओं को किसी तरह की कोई सुविधा हासिल नहीं है। ये महिलाएं अपने जांघ पर तशर सिल्क के सूत को तैयार कर रही हैं। कोकुन्स के कीड़े से बन रहा ये सूत जब कपड़ा का शक्ल अख्तियार करता है तो उसकी कीमत हजारों में होती है, लेकिन उसके सूत को तैयार करने वाली ये महिलाएं इस काम से किसी तरह अपने घर का चूल्हा जला पाती हैं। 50 रुपया होता है, दिन भर मजदूरी करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? बच्चे सबका पढ़ाई होगा कि खाना होगा कि कपड़ा होगा, किसी तरह पेट पालन चल रहा है। यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। सप्ताह के पूरे दिन अपने जांघ पर कोकुन्स के कीड़े से रेशम का ताना तैयार करना ही इन महिलाओं की जिंदगी का मकसद है, लेकिन पैसा नाम के बराबर है। ना ही यहाँ तालीम है और ना ही जिंदगी की दूसरी ज़रूरतें पूरी हो पाती है। कहने के लिए सरकार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन यहाँ तो वो स्कीमें भी नहीं पहुँचती है जिससे ये तबका अपना आंसू पहुँच सके। हम 40-45 साल काम किए हैं, मगर भर पेट खाना नहीं खा पाए। दिल्ली में बैठकर चाहे जो भी गरीबी का पैमाना तय किया जाता हो, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो झोपड़ी में रहकर अपनी ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद करता है, और वो तबका बुनकरों का है। दिल्ली और मुंबई में तसर सिल्क के कपड़ों की धूम है। हज़ारों में वो कपड़े बिकते हैं, लेकिन तसर का जो सूत होता है वो इन्हीं लोगों के हाथों से तैयार होता है और बाज़ारों में पहुंचता है। जाहिर है उन कपड़ों की कीमत हज़ारों में होती है। मॉडलों के जिस्म पे वो कपड़े लहलहाते हैं, बड़े बड़े बाज़ारों में और शोरूम में उस कपड़ों को सजाया जाता है, लेकिन इन्हीं गरीबों के हाथों से वो कपड़े तैयार होते हैं। लेकिन आमदनी के नाम पर 8 घंटे काम करने के बाद भी इन्हें 50 से 100 रुपये ही पूरे दिन में मिल पाते हैं। इस मसले से बुनकरों का पूरा समाज जूझता रहा है। बच्चों की शिक्षा के सिलसिले में महिलाएं बेहद जागरूक हैं, लेकिन पैसे का अभाव उनके बच्चों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचने का मौका नहीं देती है। ये बच्चे स्कूल जाने के बजाय यूं ही खेलते बड़े होते हैं और बाद में इसी व्यवसाय से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कपड़ा बुनने वाला ये समाज भी अब विकास की रफ्तार का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन कैसे, ये मसला कायम रह जाता है। बुनकरों के नेताओं का इस सिलसिले में ये कहना है, मजदूरी के नाम से कुछ नहीं दिया जाता है, बल्कि इतना दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं यहाँ औरत हो या मर्द हो, जो भी लगे हुए हैं वो एक शाम भरपेट खाते हैं और एक शाम आधा पेट खाते हैं, एक शाम फाका कसी है। आज भी बुनकरों की यही हालत है और पूरे बिहार में आप देखेंगे तो यही हालत है। घरेलू उद्योग होने के कारण इस व्यवसाय में महिलाओं की भी बड़ी तादाद नज़र आती है। महिलाएं भी घर को चलाने में बड़ी भूमिका अदा करती हैं, लेकिन उनकी खुशियां काफ़ी महदूद है। सरकार इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। ऐसे में ये तबका एक बार फिर से खुशहाली का ख्वाब देखने लगा है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुनकर समाज के हालात के बारे में। सरकार बुनकरों के मसले को हल करने का तो दावा करती है, लेकिन अब तक बिहार के बुनकरों को कोई ख़ास राहत नहीं मिल सकी है। बावजूद इसके बुनकर समाज को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें अपनी हालत को बदलने का और उम्मीदें अपने व्यवसाय की खस्ताहाली को दूर होने का। दरअसल बुनकरों के विकास के लिए सभी सरकारों ने वादे किए, लेकिन उन वादों पर कभी अमल नहीं किया जा सका। वादों की लंबी फहरिस्त बनती रही और बुनकरों का हौसला टूटता रहा। नतीजे के तौर पर बुनकरों का एक तबका इस व्यवसाय को पूरी तरह से छोड़ चुका है। जो लोग इस काम से ही जिंदा हैं, उन्हें फिर से सरकार के भरोसे पर भरोसा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार बुनकरों के सिलसिले में ठोस कदम उठाएगी। मजदूरी नहीं, मजदूरी बहुत कम मिलता है।
सरकार की कोई सहारा नहीं मिला आज दिन तक। हमारे पापा भी यही सब काम करते थे, हमारे दादा भी सब यही काम करते हुए आए हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि इससे जो है हमारे यानी घर में पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे तकलीफ से नमक रोटी खाते हैं, किस टाइम में खाते हैं किस टाइम में नहीं खाते हैं, ऐसे चल रहा। सब्जी उब्जी हुआ नहीं तो नमक मिर्चाएँ दे करके खाते हैं। ऐसे ही महल्लों में कपड़ा व्यापारियों के लाखों रुपए का कपड़ा बुनकरों के हाथों तैयार होता है, लेकिन बुनकर समाज को उसकी मजदूरी तक ठीक से नहीं मिल पाती है। बुनकरों के नेताओं ने सरकार से अपील की है कि सरकार अपने तमाम दफ्तरों में बुनकरों का बनाया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करे। बुनकर के नेता कहते हैं कि सरकार ने अगर इस मसले पर गौर किया तो बुनकरों की हालत बदलने लगेगी। जितने भी हॉस्पिटल है, जेल है या सरकारी कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय में जो वर्दी देते हैं या जो पोशाक योजना है वो बिहार के बने हुए बुनकरों से लिया जाए। दरअसल कपड़ा का कारोबार दूसरे सूबों में परवान चढ़ रहा है, लेकिन बिहार की सूरत हाल काफ़ी अलग है। जानकारों के मुताबिक लुंगी और गमछा का एक साल में 100 करोड़ का कारोबार सिर्फ बिहार और झारखंड में होता है, लेकिन वो कपड़े बाहर से आते हैं। बुनकरों ने लोगों से अपील की है कि वो यहाँ के बनाए बुनकरों के कपड़ों का इस्तेमाल करें। उन्होंने सरकार से भी इस मामले पर ख़ास तौर से पहल करने की अपील की है। बिहार सरकार से हमने आग्रह किया है कि मार्केटिंग का जिम्मेदारी सरकार हमारी ले सकती है। मिल से 2 मीटर कपड़ा आप लेते हैं तो सीधा मिल वाले के खजाने में वो पैसा जा रहा है, लेकिन अगर आप बुनकर से 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो 1 मीटर में 5 लोगों का चूल्हा जलता है। सूता बनाने वाले का, कपड़ा बुनने वाले का, तानी बनाने वाले का, रंगाई करने वाले का, उसका चूल्हा जलता है। उधर भागलपुर फैब्रिक के कारण फैशन की दुनिया में पहचान बनाने वाले लोगों का कुछ और कहना है। ये समर और फिरदौस हैं, दोनों फैशन डिजाइनर हैं। उनके मुताबिक आज फैशन पर पैसा खर्च करना लोगों का शौक बन गया है। अगर किसी व्यवसाय को फैशन से जोड़ दिया जाए तो उसकी तरक्की की जमानत दी जा सकती है। फैशन डिजाइनर्स कहते हैं कि भागलपुर के बुनकरों के हाथों के बने कपड़े जब फैशन शो में मॉडलों के जिस्म पर चढ़ते हैं तो उन कपड़ों पर खूब तालियां बजती है। जो भागलपुर का जो वीविंग टेक्निक है, उनके जो फैब्रिक्स हैं, उसी फैब्रिक्स के ऊपर निकाशी करके या कुछ एम्ब्रॉयडरी करके या टेक्सचर्स बना करके हम लोग मार्केट में देते हैं। तो जब लोग वहाँ वो फैब्रिक्स देखते हैं कि वो भागलपुर का है, वो चौंक जाते हैं कि भागलपुर फैब्रिक्स। उन्होंने सिर्फ एक ही परसेप्शन देखा है, वो जो रॉ जो सिल्क रहता है आपका, पर भागलपुर में आपके कम से कम ऐसे 100 वैरायटीज़, आपके डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो आप उसके ऊपर आराम से काम करेंगे। उसमें इंटरनेशनली भी जब रैंप पे जाता है उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, बस वो फैब्रिक बनाते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके फैब्रिक की क्या वैल्यू है। जब वो गारमेंट बन के आती है, यू कैन सी कि ये फैब्रिक उनका बनाया हुआ है, लेकिन जब ये गारमेंट बन के आया है तो उसका लुक ही काफ़ी अलग है। इन कपड़ों को यहीं के कारीगरों ने तैयार किया है। ये जब बाजार में पहुंचते हैं तो उसकी कीमत हज़ारों में होती है। मसला यही है कि ऐसे कपड़ों को तैयार करने वाले लोग 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं। जाहिर है हौसला टूटता है और लोग अपना व्यवसाय बदलने लगते हैं। जानकारों ने इसी मसले पर सरकार को गौर करने की अपील की है। दरअसल घरेलू उद्योग के विकास से लाखों लोगों का मुकद्दर रोशन होगा, उनका भी जो इस व्यवसाय से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। हैंडलूम का स्थिति ये है कि हैंडलूम का कारीगर जो पुराने हैं तो हैं, नया जो नौजवान लोग हैं वो हैंडलूम में नहीं आना चाहते, इसलिए कि उसमें काम नहीं है। समय पर काम कभी हुआ कभी बंद हो गया, फिर उसको तो मजदूरी डेली का चाहिए। तो वो डेली वाला मजदूरी जहाँ मिलेगा, जिस काम में मिलेगा, कोई दिल्ली भाग रहा, कोई बम्बई भाग रहा, कोई सिलाई में भाग रहा, कोई दूसरे काम में जा रहा, कोई मेरठ भाग रहा, ये सब स्थिति है हैंडलूम का।
जानकारों के मुताबिक बुनकरों के मसले हल किए जाएं तो वो लोग फिर इस व्यवसाय से जुड़ेंगे जो व्यवसाय की खस्ताहाली के कारण बड़े शहरों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बहरहाल आप देख रहे थे ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे खास। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।